नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी फ्रांस की यात्रा करने के बाद वो अमेरिका के अंदर चले गए हैं। लेकिन फ्रांस में जाने के बाद कुछ एग्रीमेंट जो है उन्होंने साइन किए हैं, क्योंकि हमने पहले वादे किए थे फ्रांस से कि हम लोग G20 की बैठक के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके बाद में अब उसको इनिशिएट किया गया है और हम लोग ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट जो है वहां तक हमारी पहुंच बने और मिडिल ईस्ट से होते हुए हम लोग यूरोप तक पहुंच जाएं। इसी के लिए कॉरिडोर जो है वो प्रस्तावित किया गया था, पहले प्रपोज था, अब हाल ही में उसको एक नया रूप जो है, एक सिग्नेचरी जो है वो कर दिया गया है। तो हम लोग बड़ा विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार ये कॉरिडोर जो है वो भारत को कैसे मदद कर सकता है, कैसे फायदा पहुंचा सकता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिरकार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 2013 के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी और 2049 तक वो चलने वाला है। क्या वाकई में आज ये तमाम देश मिलकर चाइना को हरा पाएंगे? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने ठान लिया है कि हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है वो टक्कर देंगे या उसको समाप्त कर देंगे, लेकिन अब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। क्या चाइना का ये जो प्लान है वो बड़ा जबरदस्त है? इसके बारे में हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये जो कॉरिडोर आप लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है, यानी कि ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है और वो एक बिग पिक्चर जो है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कितना अमाउंट जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और कब तक ये जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये तमाम जानकारी आज हम लोग लेने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि भारत के बहुत सारे नागरिक आज रहते हैं, सिटीजन्स रहते हैं फ्रांस के अंदर, वहां पर रहते हुए वो जॉब करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रोन जो है, इनसे मुलाकात करते हैं। वहां पर जाकर एक भव्य स्वागत भी होता है और उसके बाद में ये एक साइन करते हैं, टॉक करते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में और ये प्रोजेक्ट वाकई में भारत को बहुत कुछ देकर जाएगा। पीएम मोदी जो कि मैक्रोन से एग्री करते हैं टू वर्क क्लोजली ऑन IMEE कॉरिडोर। लेकिन आखिरकार है क्या, इसके बारे में हम लोग बड़ा विस्तार से जानेंगे और क्या वाकई में ये BRI प्रोजेक्ट जो है, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्या वाकई में इसको जो है वो टक्कर दे पाएगा। देखिए, भारत के अंदर जो पोर्ट है, अडानी ने जो बनाया है मुंद्रा पोर्ट, वहां से ये शुरू होगा और कहां तक पहुंचेगा, ये यूरोपियन कंट्रीज से पहुंचेगा। हम लोग थोड़ा विस्तार से इस मैप के बारे में जान लेते हैं कि कहां जो है इसके स्टॉपेज जो है वो बने हुए हैं। सबसे पहले गुजरात के पोर्ट से ये शुरू होता है, मुंद्रा पोर्ट से, और फिर ये यहां पर पहुंचेगा अरेबियन सी के अंदर। अरेबियन सी से होते हुए ये पहुंचेगा रेड सी में। ये रेड सी आप लोगों को बड़ा ध्यान से जो है वो पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक वाटर स्ट्रेट है जिसको बाब अल मंदेब वाटर स्ट्रेट कहते हैं। ये वाटर स्ट्रेट यहां पर बनी हुई है। दूसरा, स्वेज कैनाल जो है वो बनी हुई है। यहां पर एक्चुअली में ये जो स्वेज कैनाल है इसको कहीं ना कहीं बाईपास किया जाएगा, तो स्वेज कैनाल को बाईपास जो है इसके अंदर किया जा रहा है और उसको हल्का सा मोड़ यहां पर दे दिया गया है। सबसे बड़ा खतरा किसका है? हौती जो रेबल्स हैं उनका बड़ा खतरा है। आप लोगों को पहले भी मैंने कई बार बताया है कि यहां पर जो एक्टिव है, यहां पर इस एरिया के अंदर, वेस्टर्न रीजन के अंदर जो एक्टिव है वो है होतीज विद्रोह, होतीज जो है रेबल्स हैं। अब हम लोग होतीज की बात करें या हम लोग बात करें हमास की, हम लोग बात करें कि ये सभी जो है वो ईरान के द्वारा समर्थित है। ईरान इनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ वेपन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और यहां तक कि हिजबुल्ला जो है उसको भी यहां पर सीरिया के अंदर सपोर्ट करता है ईरान। तो ये ईरान के ही बनाए हुए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। इसीलिए होती जो है उन्होंने रेड सी के अंदर जितने भी यहां से शिप्स गुजरते हैं उनको यहां पर परेशान कर रखा है और बहुत सारे जो शिप्स हैं उनको यहां पर किडनैप भी किया था और बाद में कई बार जो है कोशिशों के बाद वहां पर छोड़ा गया था। अगर आज हम लोग देखें कि इस कॉरिडोर के अंदर सबसे बड़ी अड़चन जो है वो यही है, होती रेबल्स, रेड सी। दूसरा, स्वेज कैनाल जो है इसको बाईपास किया गया है। सीरिया, इजराइल और जॉर्डन जो है वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इजराइल और जॉर्डन शामिल है। फिर यहां से होता हुआ ये जा रहा है इटली से फिर फ्रांस के अंदर जा रहा है और ये पूरा कॉरिडोर जो है ये खत्म हो रहा है। इसको हम लोग मैप को जो है थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। इस मैप को आप लोग देखेंगे तो यहां पर दो रूट आपको नजर आ रहे हैं। जो ऑरेंज कलर के अंदर नजर आ रहा है ये है नया सिल्क रूट, जो कि केवल और केवल यहां पर जो सड़क रास्ता है वहां से गुजरता है, जबकि जो मैरीटाइम सिल्क रूट है वो यहां से आप लोग देख रहे होंगे कि चाइना के ये दोनों ही प्रोजेक्ट हैं, चाहे हम लोग सिल्क रूट की बात करें, ठीक है, और फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो यहां से।
सबसे पहले हम लोग बात करें न्यू सिल्क रूट की, और ये सिल्क रूट जो है वो सड़क के रास्ते गुजरता है, कहीं पर भी कोई भी यहां पर सी रूट नहीं है। जबकि ये जो आप लोग मैरीटाइम सी रूट देख रहे हैं, यहां पर चाइना कोशिश करता है, जैसे कोलंबो पोर्ट है, यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, वहां पर लीज पर ले लेता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, यहां पर डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत बहुत सारे पोर्ट जो है उसने हायर किए हैं, और वो इसको विकसित करना चाहता है, और यही प्रोजेक्ट क्या कहलाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहलाता है। इसका तीसरा हिस्सा जो है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप लोग देखेंगे कि ये मैप में इंडिया के मैप से ही जाकर गुजर रहा है, इसलिए अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। भारत का कहना यह है कि आप हमारे क्षेत्र से, हमारे एरिया से कैसे आप लोग इस कॉरिडोर को पास कर सकते हैं, ये भारत के सॉवरेनिटी के ऊपर एक हमला है। और भारत ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि आप हमारी सॉवरेनिटी जो है इसको कहीं पर भी जो है वो परेशान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कासगढ़ से होते हुए ग्वादर जो पोर्ट है, यहां तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो जा रहा है। ये पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसको 2013 के अंदर शुरू किया गया था और 2049 तक ये चलने वाला है। तो चाइना ये चाहता है कि जब उसकी आजादी के 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद में ये क्या करे, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरा कंप्लीट कर दे। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार के साथ में जरूर जुड़िए। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहता है, उनका कंसंट्रेशन, फोकस, भूलने की आदतें उनको हो चुकी हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं। खासतौर पर पोर्नोग्राफी जिस तरीके से परोसी जा रही है, उसमें आज का यूथ जो है वो गिरता चला जा रहा है। उसको बड़ी परेशानी हो रही है कि आखिरकार इस जंजाल से बाहर कैसे निकले, इस एडिक्शन से बाहर कैसे निकले। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा अच्छी आदतों को अपनाते हैं, जैसे पोर्नोग्राफी को छोड़ना। एक बार आपने पोर्नोग्राफी छोड़ दिया, अगर आपसे नहीं छोड़ी जा रही है, तो आप हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। ये टेक्निक्स मदद करेंगे कैसे आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, मैंने टेक्निक्स बताई हैं, और उसके बाद में 100 डेज का चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी चैलेंज आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन आप इस एडिक्शन को छोड़िए, और हमारी मदद जो है वो इसमें कारगर साबित होगी। चलिए बात करते हैं द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इज ए प्लान्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब प्लान्ड मतलब G20 के अंदर इसकी बात की गई थी, तो प्लान्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसका एम है कि ये बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है थ्रू सी रूट। पहली बात सी रूट, और वहां से जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है उसको और ग्रो करना चाहता है। ये इंटीग्रेट करना चाहता है बिटवीन एशिया, ठीक है, पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ये इसका पहला कॉरिडोर है जो कि एशिया से पर्शियन गल्फ तक जा रहा है, और फिर पर्शियन गल्फ से लेकर यूरोप तक जा रहा है। तो एशिया, पर्शियन गल्फ, यूरोप, ये इसके दो कॉरिडोर यहां पर हैं। द कॉरिडोर इज प्रपोज्ड रूट फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन। देखिए यूरोपियन जो नेशंस हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, इजराइल, ग्रीस, ये तमाम देश इसके अंदर शामिल हैं। जब हमारे भारत के अंदर मीटिंग हुई थी G20 की, 2 दिवसीय 9 सितंबर और 10 सितंबर को ये मीटिंग हुई थी, उसमें एक मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी, और वो ये थी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII। तो ये PGII की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके तहत ही आज जो है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं। तो उस समय G20 की मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो है इसको प्रपोज करते हैं, उसके बाद में सभी देश इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम लोग भी एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इसलिए G20 की जो मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, उस समय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया था इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, UAE, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, कि हम लोग आगे आने वाले समय के अंदर जो है वो क्या करेंगे, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। इसीलिए ये प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन अचानक से क्या हुआ, इजराइल और हमास का जो वॉर है वो शुरू हो जाता है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को यह शुरू होता है 2023 के अंदर, और आज उसको भी चलते हुए बहुत लंबा समय जो है वो हो चुका है। तो इजराइल हमास के बीच में जो वॉर चला था, उसके कारण इसको थोड़ा सा बैकफुट पर रख दिया गया था, लेकिन अब जो है इसकी बारी आ चुकी है। द रूट इज करंटली बीइंग यूज्ड टू बाईपास द होती ब्लॉकहेड। अब देखिए ये जो होती जो रेबल्स हैं, इनको भी यहां पर कहीं ना कहीं बाईपास करने की योजना जो है यहां पर बनाई जा रही है कि कैसे इनको बाईपास किया जाएगा। और साथ ही के अंदर इंडो मेडिटेरियन जो इनिशिएटिव है, खासतौर पर जो चेन है अवॉइडिंग द स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल को भी यहां पर बाईपास करने की पूरी योजना है। क्योंकि जहां जहां पर हमारे पास में होतीज हमला करते हैं, जहां पर स्वेज कैनाल है, जहां पर बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लिया जाता है, इसको बाईपास करने के लिए सड़क रास्ते से जो है वो गुजरा जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है, और हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए ये समर्पित है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में है। वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं कि कहीं ना कहीं इसको जो है वो इसको दबा दिया जाए, या फिर इसको जो है वो कहीं ना कहीं हद तक कम किया जाए, ताकि
चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो देश काम कर रहे हैं, वो कहीं हद तक कम हो जाए। जैसे मालदीव देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो वेस्टर्न जो है क्रिटिक्स एक्यूज चाइना ऑफ यूजिंग बीआरआई, ठीक है, तो वो बीआरआई का यूज कर रहा है। वो क्या करता है, उसकी पॉलिसी है डेट ट्रैप पॉलिसी। वो क्या करता है, लोन देता है, और उस लोन को यानी कि जो उसका इंटरेस्ट है जब चुका नहीं पाता देश, तो वहां से कोई भी पोर्ट जो है वो बहुत लंबे समय तक वो लीज पर ले लेता है। जैसे हम लोग बात करें, श्रीलंका के अंदर कोलंबो पोर्ट है, श्रीलंका को डेट दिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाइए, वहां पर सड़क बनाइए, वहां पर नल बिजली हर चीज जो है वो डेवलप कीजिए, वहां पर पोर्ट को डेवलप कीजिए। तो श्रीलंका ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा अवसर है, पैसा जो है वो चाइना से आ गया। लेकिन चाइना ने कहा कि आप ये जो पैसा है इतने समय के बाद से आप हमको इंटरेस्ट के साथ में चुकाएंगे। चाइना को पता था कि श्रीलंका जो है चुका नहीं पाएगा, इसीलिए फिर चाइना ने ये कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप चुका नहीं पा रहे हैं तो आप एक काम करो कि ये जो पैसा है ये आप अपने पास रखो, चुकाने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद वसूल लेंगे। ये जो आपका पोर्ट है इसको 99 ईयर्स के लिए हमको लीज पर दे दो, हम यहां पर ट्रांसपोर्ट करेंगे और पूरी तरीके से पैसा वसूल करके यहां से निकल जाएंगे। लेकिन चाइना क्या करता है कि वहां पर पोर्ट तो बनाता ही है, साथ में अपने सर्विलांस सिस्टम जो है, नेवी, एयरफोर्स को वहां पर डेवलप करता है ताकि आसपास के देशों पर नजर रखी जा सके। इसलिए चाइना ये चाहता है कि पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा ट्रैप, एक ऐसा जाल बना दिया जाए जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जो है कनेक्ट करे और वहां पर अपने नेवल बेस बना दे, ताकि कल को अगर चाइना से कोई टक्कर लेने की कोशिश करे तो चाइना ये कह सके कि तुम्हारे पास में ही हमने एक आइलैंड ले रखा है, एक पोर्ट ले रखा है, अगर ज्यादा नाटक किया तो वहीं से जो है हम लोग अटैक करना शुरू कर देंगे, जैसा आज अमेरिका करता है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि यूएसए ने बांग्लादेश को कहा था कि आपके पास में जो आइलैंड है वो हमको दे दो, लेकिन जब बांग्लादेश ने मना किया, शेख हसीना ने मना किया, तो वहां की सरकार जो है पूरी तरीके से बदल गई। चाइना भी ठीक इसी पॉलिसी के ऊपर काम करता है, जैसे को तैसा। तो ये अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, ये सभी एक ही पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बस अमेरिका ये चाहता है कि दूसरे देशों की मदद से चाइना को डिफेंड किया जाए। इसीलिए वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसको क्या करना चाहता है, इसको कहीं ना कहीं जो है पीछे बैकफुट पर लाना चाहता है। इसलिए चाइना की ये जो पॉलिसी है, डेट ट्रैप पॉलिसी, इससे बहुत सारे देश जो है वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इटली वो पहला देश बना था जो कि विड्रॉ कर चुका था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। ऐसे बहुत सारे देश हैं। रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका, जैसे भी आपने कहा था कि मैक्सिको है ना, पनामा जो है, पनामा क्या था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ उसने किया था कि भाई हम लोग जो है आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 2017 के अंदर ज्वाइन किया था, अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो पनामा ने इससे विड्रॉ कर लिया। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने विड्रॉ किया। बांग्लादेश से पूछा था कि भाई आप लोग ज्वाइन करेंगे, बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। अब ये बेसिकली दो सेपरेट कॉरिडोर से निर्मित होता है। द ईस्ट कॉरिडोर जो कि कनेक्ट करता है इंडिया से लेकर गल्फ के, पर्शियन गल्फ, और फिर नदर्न कॉरिडोर है जो कि पर्शियन गल्फ से लेकर यूरोपियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं जो है कनेक्ट करता है। इसका काम यह है कि सप्लाई चेन जो है इसको दुरुस्त किया जाए इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कल को मान लीजिए कि भारत से कोई भी यूरोप के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो इजीली एक्सपोर्ट हो सके और इजीली इंपोर्ट हो सके। इसके लिए एक पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है बनाया जाए ताकि कम समय के अंदर बेहतरीन डिमांड जो है उसको कंप्लीट किया सके। डिमांड मतलब जैसे मान लीजिए डिमांड, देखिए पूरी जो इकोनॉमी है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करती है। जितना जल्दी आप डिमांड को फुलफिल करेंगे उतना ही आप लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन जाएंगे। तो वैसे ही मार्केट में भी ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए कि भारत के अंदर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है और वो प्रोडक्ट आता है फ्रांस से, तो फ्रांस से जितना जल्दी यहां पर आएगा उतना ही मार्केट जो है वो धीरे धीरे डेवलप करेगा। और ये इसी चीज को कनेक्ट करने के लिए, इसी चीज को डेवलप करने के लिए कॉरिडोर जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। अब इसमें पूरा पैसा कितना खर्च होगा, देखिए IMEEC seeks to mobilize $600 billion by 2027। 2027 तक ये टारगेट है कि लगभग $600 बिलियन जो है वो इसमें खर्च किए जाए। एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन पार्टनर कंट्रीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गैप्स हैं, जहां जहां पर कॉरिडोर नहीं बना हुआ है वहां पर पोर्ट जो है बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए ये पैसा जो है यहां पर खर्च किया जा रहा है। इसीलिए फ्रांस से अभी हाल ही में पीएम मोदी ने मीटिंग की है और इस चीज को डिसाइड कर लिया है कि आगे आने वाले कुछ समय के अंदर हम लोग ये कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, आप तैयार रहिएगा। अभी मैं अमेरिका जो है वो होकर आता हूं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, इसमें साइन करने वाले देशों के नाम याद कर लेना, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूरोपीय संघ है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। कौन कौन से बंदरगाह जो है पोर्ट इसमें जोड़ेंगे, मुंद्रा गुजरात का है, कांडला गुजरात का है, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट यही जो है नवी मुंबई, तो ये इंडिया के अंदर जुड़ने वाले हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर देखें तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर फुजेरा है, ठीक है, फुजेरा जेबल अली है। अबू धाबी के साथ साथ सऊदी अरब में दम्मम और रास अल खैर बंदरगाह से जुड़ेंगे। रेलवे लाइन फुजेरा बंदरगाह को सऊदी अरब,
ठीक है, इससे जोड़ा जाएगा। और साथ में इजराइल के अंदर है हाइफा, और हाइफा काफी महंगा शहर है और वहां पर बंदरगाह जो है इसको भी जोड़ देंगे। उसके बाद में यूरोप के अंदर ग्रीस में पिरियस जो पोर्ट है इसको जोड़ेंगे। साउथ इटली के अंदर मैसीना है और फ्रांस के अंदर मार्सिले, तो फ्रांस के अंदर मार्सिले जो पोर्ट है ये इसका सबसे लास्ट पॉइंट है, उसको भी इसमें कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है, पहली बात तो ये है कि ये B3W मतलब बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, और ये किसको टारगेट कर रहा है, BRI को। एक्चुअली में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है इसको 2021 के अंदर लाया गया था, इस कंसेप्ट को 2021 के अंदर लाया गया था कि हम लोग BRI को टक्कर देने के लिए B3W जो है प्रोजेक्ट लेके आएंगे, और फिर बाद में इसको एक प्रोजेक्ट के नाम दिया गया और वो है उसका नाम है PGII। तो PGII को G20 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इनिशिएट करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बड़ा वास्ट प्रोजेक्ट जो है वो तो ये है B3W, और इसके अंतर्गत PGII और अभी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी इसके अंतर्गत ही शामिल है। तो कोशिश तो ये है कि PGII के तहत G7 जो विकासशील देश हैं और मध्य आय वाले जो देश हैं, मिडिल इनकम वाले जो कंट्रीज हैं, जो कि गेम चेंजिंग इसमें शामिल होंगे, और पारदर्शी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 2027 तक $600 बिलियन जो है वो जुटाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है उसको टक्कर देने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी हद तक जा सकती हैं। खास बात है कि भारत भी यही चाहता है कि अगर चाइना को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हमको वीक करना है तो वेस्टर्न कंट्रीज का सहारा लेना ही पड़ेगा, और ऐसे कॉरिडोर्स के प्रोजेक्ट जो है वो हमको इनिशिएट करने ही पड़ेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 75 टेक्निक्स बताई गई हैं जैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से उससे जो है बाहर निकल सकते हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीप्रोग्राम हो सकता है, और उसके रिजल्ट्स आप लोग पता है कि आप किसी एग्जाम के अंदर बड़ा बेहतरीन करेंगे, और साथ ही के अंदर कोई भी आपका प्लान है, बिजनेस प्लान है, उसमें आप लोग बेहतर करेंगे। आप लोग चाहें तो 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।